Good afternoon, sir. Yes, chai. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। देखिए आप लोगों का जो मोशन चैप्टर जो रिवीजन चल रहा है, Yes, sir. कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए थे। सर यस सर सर डिस्प्लेसमेंट का बता रहे थे। हाँ, डिस्प्ले यानी द शॉर्टेस्ट सर डिस्टेंस। उसका एग्जांपल बता रहे थे। अच्छा ठीक है, पहले देखो। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। बस इतना आपको याद रखना है। समझ में आया? यस सर। अब आते हैं स्टेप कि जब बात मोशन की हम कर रहे हैं तो मोशन कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मोशन? 5। अब मोशन को डिफाइन करना है तो मोशन जो है सर। यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। सर एक बार निगेटिव डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। अच्छा ये बताओ कि आपको बताया गया है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन Yes, sir. फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। आप बताओ कि आप ए से बी पर गए हो, कितना? 5 मीटर या 5 किलोमीटर ले लो, ठीक है? तो इनिशियल आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? +5 हो गया ना। लेकिन जब यहां से आप जब बी से रिटर्न हो रहे हो, आप जब बी से रिटर्न हो रहे हो तो मान लेते हैं कि आप बीच में आकर के कहीं रुक गए हो, तो इसका मतलब कि चले कितना आप? 3 किलोमीटर। अभी 2 किलोमीटर आपको और क्या करना है? चलना है। तो ये बताओ कि ये 2 किलोमीटर चलना है, तो अगर हम इसको द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब कि हम 3 में से 5 को क्या कर दें? माइनस करें तो -2 किलोमीटर। यही -2 किलोमीटर आपको और आगे जाना है। समझ में आया? तो ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर सपोज कर लो कि आप ए से बी पर जा रहे हो, लेकिन जब रिटर्न हो रहे हो तो सीधे आप सी यहां पर चले जा रहे हो। ये 5 किलोमीटर, लेकिन ये हो गया 7 किलोमीटर। आप रिटर्न होकर के सी पर चले गए, तो तब तो आप जो है ये 5 है और ये 7 है, तो 2 किलोमीटर आप आगे बढ़ गए, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है 7 में से 5 को क्या कर दे? माइनस कर दे, तो ये हो गया 2 किलोमीटर। यानी 2 किलोमीटर ये प्लस में आ गया, जो आप आगे बढ़ गए, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव हो गया। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब मान लेते हैं कि आप ए से बी पर जा रहे हो, ठीक है, और फिर रिटर्न होकर के बी से आप ए पर आ जा रहे हो, तो इनिशियल भी वही, फाइनल भी वही पॉइंट। इसका मतलब कि डिफरेंस बिटवीन देम इज जीरो। यह सब समझ में आ गया। In this way, it is said that there are 3 types of the displacement: positive displacement, negative displacement, नेगेटिव, जीरो डिस्प्लेसमेंट। याद रखना। Yes, Distance never be zero. Distance never be zero, but displacement may be But displacement can be जीरो। positive or negative. नेगेटिव। चलो मान लिया कि सपोज कर लेते हैं, जरा ये देखो, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना? नहीं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सर एक बार और रिटार्डेशन समझा दो। इधर देखो, चलो हमने एक बाल को थ्रो किया, हमने अपवर्ड डायरेक्शन में बाल को थ्रो किया। ये बाल जो है ये से बी पर मूव कर रही है। समझ में आया? बाल को जो हमने थ्रो किया वो ए से बी पर बाल गया, और फिर बाल जो है बी से रिटर्न होकर के ए पर आ गया। यानी एक बार ये बाल जो है आपका ए से कर रहा है और एक बार बी से ए पर, जबकि ये आपका पूरा 5 मीटर है। तो बाल को हम थ्रो कर रहे हैं तो बाल ए से बी 5 मीटर हाइट पर जा रहा है, और फिर बाल जो है बी से ए पर रिटर्न होकर के 5 मीटर रिटर्न हो रहा है। अब कहा जाए कि बताइए कि ये बाल ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो डिस्टेंस यानी 5 + 5 = 10 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए, जीरो। 5 - 5 = 5 - 5 = 0।
जीरो डिस्प्लेसमेंट। जीरो आ जाएगा। इसीलिए डिस्टेंस नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो। जीरो। स्पीड वेलोसिटी बताइए उसका। अब चलते हैं रिटार्डेशन एक बार बता यूनिफॉर्म मोशन। When an object travel in जरा equal ध्यान से distance in सुनो। equal interval of time. यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे? चलो मान लेते हैं कि कोई व्हीकल है, या मान ले कि चलो कोई ड्राइवर सर है। कितने प्रकार के होते हैं मोशन सर? ऐसा है कि सुनो, टाइप्स ऑफ मोशन में एक यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। समझ में आया? यस सर। ये यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन Yes, यूनिफॉर्म। sir. हम टाइप ऑफ मोशन में दो ही कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन अब सर आइए एक क्वेश्चन है सर, टाइप और काइंड्स में क्या अंतर है? टाइप और काइंड्स काइंड हाँ सर, प्रकार होता है। KIND बोल रहे हो ना? यस सर। कोई डिफरेंस नहीं है। टाइप ऑफ मोशन या काइंड ऑफ मोशन सब वही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वर्ड यूज कर सकते हो, टाइप्स ऑफ मोशन भी लिख सकते हो, काइंड्स ऑफ सर एक मोशन काइंड भी लिख मतलब सकते हो। दयालु भी होता है। हाँ, काइंड माने दयालु भी होता है, और उसी में यस जोड़ देंगे तो काइंड्स माने प्रकार भी हो सकते हैं। तो हमें यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करना है। तो आप सपोज कर लीजिए कि कोई ड्राइवर अपना व्हीकल लेकर के रोड पर जा रहा है। तो वो ड्राइवर 1 आवर में 30 किलोमीटर जा रहा है। तो चलिए 1 आवर ड्राइवर ने जब अपने व्हीकल को ड्राइविंग किया तो 1 आवर में 30 किलोमीटर गया। फिर वो नेक्स्ट 1 आवर में 30 किलोमीटर जा रहा है। फिर उसके नेक्स्ट 1 आवर में 30 किलोमीटर जा रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? इसका मतलब क्या है? इफ द ड्राइवर कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the motion is said to be uniform motion। बोलो, डेफिनेशन समझ में आया? यस सर। देखो हम लिख दे रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर। When the body सब्जेक्ट भी हो सकता है। बॉडी सब्जेक्ट हाँ भाई, कोई भी लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट When the object लिख दो। पावर। When the object moves equal, यस सर। when the object moves equal distance इन इक्वल टाइम इंटरवल। in equal टाइम interval इंटरवल of time, इज नॉट ए यूनिफॉर्म in equal interval of time is called Uniform uniform motion, is called uniform motion। ये डेफिनेशन हो जाएगा। अब यूनिफॉर्म के साथ हम ऐड कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका डेफिनेशन सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस करना है कि अगर बॉडी यदि इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं चल रही है, अनइक्वल डिस्टेंस। टाइम तो इक्वल हमने लिया लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं लिया, तो अगर ऐसा कोई मोशन कर रही है कोई ऑब्जेक्ट कोई बॉडी, तो हम उसके मोशन को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then the motion of object is said to be non-uniform motion। डेफिनेशन समझ में आया? ये बताइए। यस सर। When the object moves on equal distance, when the object moves on equal distance in equal interval of time, then the motion of object is said to be non-uniform motion। ये डेफिनेशन है आपका। अच्छा, अनइक्वल टाइम नहीं हो सकता? हाँ सर डिस्टेंस तो हो रहा है, सर टाइम को भी अनइक्वल टाइम नहीं होता। नहीं, ऐसा है कि कंपैरिजन न कर रहे हैं हम। ऐसा है कि आखिर तब तो इक्वल हो जाएगा सर। कैसे हम उसको क्लासिफाई कर पाएंगे? मोशन एक लेवल पे जाके इक्वल हो जाएगा। यूनिफॉर्म को डिफाइन करने के लिए टाइम को हमने इक्वल कर दिया।
अगर टाइम इक्वल टाइम में अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस चल रही है तब तो यूनिफॉर्म हो गया, लेकिन हमने टाइम को तो इक्वल लिया लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। कभी उसका स्पीड हाई हो रहा है, कभी उसका स्पीड लो हो रहा है, स्लो हो रहा है। तो वैसे मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हो जाए बार बोल ध्यान Superman. Speed. Time taken by an object to complete. देखिए अब स्पीड को डिफाइन करना है। सर हाँ सर सर्कुलर मोशन रेक्टिलिनियर मोशन किसका पार्ट होगा? क्या बोल रहे हो आप? हेलो सर सर्कुलर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन किसका पार्ट होगा सर? रेक्लिनियर मोशन जो है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को रेक्लिनियर मोशन कहते हैं। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में वन डायरेक्शन में मोशन करती है तो उसको रेक्लिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। जब मोशन है तो वो नॉन भी यूनिफॉर्म भी हो सकता है और यूनिफॉर्म भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो सर मेन से कौन होंगे? हाँ सर मेन कौन होंगे सर? नॉन यूनिफॉर्म होगा कि सर सर्कुलर और लिनियर होगा सर? लिनियर मोशन। क्वेश्चन गलत पुट अप कर रहे हो, क्वेश्चन गलत पूछ रहे हैं क्वेश्चन सर। गलत पुट अप कर रहे हो। रेक्लिनियर मोशन पूछे हो तो रेक्लिनियर मोशन इज द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल इन ओनली वन डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन मोशन, उसको रेक्लिनियर मोशन कहते हैं। और वो रेक्लिनियर मोशन भी आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। अब वहां पर उसके कंडीशन देखेंगे हम, उसके द्वारा इक्वल टाइम में ट्रेवल किए गए डिस्टेंस का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करेंगे। अगर इक्वल टाइम में डिस्टेंस इक्वल है तब तो रेक्लिनियर मोशन आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, और अगर यदि इक्वल टाइम में डिस्टेंस अनइक्वल है तो रेक्लिनियर मोशन हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। रेक्लिनियर मोशन भी क्या है? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही पार्ट है। ये थोड़ा नहीं है कि सर्कुलर मोशन है आपका, ये मोशन है तो सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म कह देंगे, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे, ऐसी नहीं। बस इतना याद करना था, रेक्लिनियर मोशन एक मोशन है जिसके अंतर्गत बॉडी ओनली वन डायरेक्शन में क्या करती है, क्योंकि चलो अब हमको स्पीड दिखाना है। तो द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज कॉल्ड द स्पीड। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, याद रखना। the rate of distance travel by body is called the speed। सर कोई और भी डिफिनेशन? अच्छा देखो, the distance travel by body per unit time is called the speed। it is the scalar quantity, जिसका फार्मूला आप ले लो यहां से। सपोज कर लो कि कोई बॉडी है 30 सेकेंड में, अगर वो बॉडी डिस्टेंस अगर यस ट्रेवल कर रही है, सपोज कर लो कि लेट अस कंसीडर ए बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस यस इन टाइम 30 सेकेंड, देन इट्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड को यस से डिस्टेंस को हम नहीं, एक मिनट, डिस्टेंस को डी मान लेते हैं। चलो तो स्पीड को यस से दिखा दिया, डिस्टेंस को डी से और टाइम को टी से दिखा दिया, तो यह एक फार्मूला बन गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा एसआई यूनिट, ये हो जाएगा आपका सीजीएस यूनिट हो जाएगा। तो समझ में आया स्पीड का डेफिनेशन आप लोग? यस सर। ठीक है, चलिए तब आगे हम स्टेप बढ़ा रहे हैं। सर इसका एफपीएस यूनिट भी है। सेंटीमीटर पर सेकंड होगा ऐसा यूनिट।
सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है सीजीएस में। सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड यूनिट होता है, जबकि आपका एसआई में मीटर पर सेकेंड होता है। किलोमीटर पर आवर कितना आता है? किलोमीटर पर आवर किसमें होगा सर? किलोमीटर पर आवर कौन सा यूनिट होगा सर? हाँ, किलोमीटर पर आवर। अच्छा तो ये बताइए, कुछ स्मॉलर यूनिट होता है, कुछ बिगर यूनिट होता है, समझ में आया? स्मॉलर यूनिट क्या है? सीजीएस है, सेंटीमीटर है। सीरियस तो ये सिस्टम का मैंने नाम बताया ना। हालांकि सेंटीमीटर से भी स्मॉल यूनिट होगा डिस्टेंस का, वो होगा मिलीमीटर। मिलीमीटर। मिलीमीटर से भी छोटा यूनिट होगा डिस्टेंस का, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर। ये सब बहुत सारे यूनिट है। उसी तरह से किलोमीटर पर आवर बिगर यूनिट ऑफ स्पीड है। समझ में आया? कि जैसे मान लेते हैं कि कोई ट्रेन या कोई बस है जो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, इसका मतलब कि वो ट्रेन 1 आवर में 50 किलोमीटर जाएगी। वही अगर लिख दिया गया कि कोई ट्रेन है जिसका स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब कि वो 1 सेकेंड में 50 मीटर जाएगी। अगर 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा गया है तो वो बॉडी 1 सेकेंड में 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो किलोमीटर पर आवर बिगर यूनिट ऑफ स्पीड है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राइट द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, तो आप किलोमीटर पर आवर लिख दोगे तो गलत काट दिया जाएगा, याद रखना। आपको लिखना होगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड लिखना होगा। वेलोसिटी। जय माता दी। अब देखिए, जब स्पीड आपने स्टडी कर लिया स्पीड, तो स्पीड को भी हम 2 पार्ट में चेंज कर दे रहे हैं। यूनिफॉर्म स्पीड और सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड। ठीक है। अब आइए, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये हो गया कि इक्वल टाइम में बॉडी ऑलवेज क्या होगी? इक्वल डिस्टेंस चलेगी। यानी इफ द बॉडी travels equal distance in equal interval of time, then the motion of body is said to be uniform motion, and the speed of the body in uniform motion is said to be the uniform speed. जैसे अभी कोई ट्रेन अगर 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, तो उसका पूरे जर्नी के दौरान, जहां से वो चल रही है और जहां जाकर के वो स्टॉप कर रही है, पूरे जर्नी के दौरान उसका स्पीड हर समय 50 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, तब तो हम उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। तो अगर पूछा जाएगा कि यूनिफॉर्म स्पीड कैसे निकालोगे, तो यूनिफॉर्म स्पीड निकालने का फार्मूला है कि पूरे जर्नी को ट्रेवल करने में वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल की और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, इसका मतलब कि टोटल डिस्टेंस अपॉन, यानी एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे आप? टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम। तो हम वहां पर एवरेज स्पीड का सर। सर इसका डिफिनीशन लिख दीजिए। सर यूनिफॉर्म स्पीड का डिफिनीशन। अब जरा इधर देखिए, इसका मैंने डेफिनेशन बताया कि इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड ऑफ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। लिख दीजिए सर। यस सर। फिर से आप सुनिए, लिख दीजिए। if the body covers equal distance in equal interval of time, then if the body covers equal distance in equal interval of time, then the motion of body is said to be uniform motion and speed is said to be the uniform speed. और यूनिफॉर्म स्पीड का फार्मूला हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन वही जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जाएंगे,
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम उस स्पीड को कहते हैं जब जर्नी के दौरान किसी बॉडी का स्पीड, किसी व्हीकल का स्पीड कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो होता है, हमेशा उसका स्पीड चेंज होता रहता है। तो वैसे स्पीड को हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को निकालने का फार्मूला होगा एवरेज स्पीड निकालेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम एवरेज स्पीड निकालेंगे और एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को ही हम एवरेज स्पीड के रूप में लेके चलेंगे और एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इस तरीके से जो है आपने देखा, मोशन हमने बताया, फिर हमने टाइप्स ऑफ मोशन बताया, उसके बाद आपको स्पीड बताया और फिर आपको टाइप्स ऑफ स्पीड बताया, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक चीज याद रखिए, स्पीड की बात हो रही थी तो स्पीड को मैंने स्केलर क्वांटिटी कहा था, स्पीड को स्केलर क्वांटिटी का नाम दिए थे, जबकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस केवल इतना ही है कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। तो आप बताइए, आपको डेफिनेशन हमने बताया कि द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द स्पीड, बताया है ना स्पीड। लेकिन अब जरा आप देखिए, अगर आपको वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखना होगा तो आप कहोगे द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन सर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना? हाँ सर तो किसी बॉडी का अगर वेलोसिटी लिखते हैं तो उसके साथ उसका डायरेक्शन क्यों नहीं लिखते हैं? किसी बॉडी का वेलोसिटी लिखते हैं तो उसका डायरेक्शन नहीं लिखते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जहाँ वेलोसिटी है वहाँ पर डायरेक्शंस भी है। हो जाएगा सर, देखो हम बोल रहे हैं, समझो यहाँ पर आप थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करो। ए ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम बलिया टू दिल्ली 50 किलोमीटर पर आवर। ए ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम बलिया टू दिल्ली 50 किलोमीटर पर आवर। यस सर। समझ में आया? या ऐसे कहो कि ये ट्रेन इज गोइंग 50 किलोमीटर पर आवर। चलो इस तरीके से समझो, 50 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन इज मूविंग 50 किलोमीटर पर आवर। अब उसके नीचे लिख दिया हमने कि ये ट्रेन इज गोइंग 50 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दोनों में जरा कंपैरिजन करो। जो फर्स्ट लाइन मैंने कहा कि ये ट्रेन इज गोइंग 50 किलोमीटर पर आवर, केवल मैंने इतना ही लाइन लिखा, इसमें डिस्टेंस होगा, वो आपका स्पीड होगा क्योंकि उसमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन वहीं पर मैंने लिख दिया कि ये ट्रेन इज गोइंग 50 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो इसका मतलब कि वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया क्योंकि उसमें डायरेक्शन इंक्लूड है। तो याद रखना, जब क्वेश्चन को पढ़ोगे आप तो क्वेश्चन को रीडिंग करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो स्पीड है या वेलोसिटी है। बात समझ में आ रही है? अगर वेलोसिटी का डेफिनेशन मैंने बताया कि द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉडी इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फार्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये है। अब आइए, जब ये आपको बता दिया गया तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो, हम वेलोसिटी का फार्मूला लिखते हैं तो v इज इक्वल टू यस अपॉन टी। चलो हमने ऐसे लिख दिया।
और यहाँ पर मैंने लिख दिया v इज इक्वल टू यस अपॉन टी। इन दोनों को ध्यान से देखो आप, देख लिए। पहला वेलोसिटी दूसरा वाला स्पीड का ये है। इसको वेलोसिटी पढ़ोगे जबकि इसको स्पीड पढ़ोगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। हम वेक्टर क्वांटिटी को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी अगर क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके ऊपर अगर एरो लगा दिया तो समझ जाओगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जिसके ऊपर एरो नहीं लिखा है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब कि वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर यस अपॉन टी, ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा ये स्पीड, क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। यहाँ पर यस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, जबकि यहाँ पर यस जो है वो आपका डिस्टेंस है। तो इस तरीके से जो है हम डिफर कर देते हैं वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी में। समझ में आया? बाई एरो मार्क। कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसके ऊपर एरो लगा देंगे, और जब एरो लगा देंगे तो कंफर्म हो जाएगी कि वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। That is the quantity. yourself. एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? तो देखिए बॉडी जिसका इनिशियल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी हमने u ले लिया और फाइनल वेलोसिटी भी ले ली। भी हमने सपोज कर लिया। हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज टाइम नहीं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, यानी इनिशियल वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट निकल जाएगा। पंखा चला दे। अब आइए ACCELERATION एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। तो रेट देखिए कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं इसको। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। मान लेते हैं कि किसी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u है, और इस इनिशियल वेलोसिटी u से इसका वेलोसिटी v होने में कितना टाइम लगा? आपका t सेकेंड का टाइम लगा। हमारा डेफिनेशन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन, जिसको a से डिनोट करते हैं। ये क्या है? वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो सुनिए आप, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। Let us consider a body whose initial velocity u and after t second its final velocity becomes v, then its acceleration a is equal to v minus u upon t। इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। तो एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक्सीलरेशन क्या? फिर नेक्स्ट हम लोग सर अभी 10 मिनट है। सर अभी 10 मिनट है।